हेलो मंगलवार, स्वागत है आपका मांगा एक्स टीवी चैनल पर। तो आज मैं न्यू मांगा को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है गोल्डन एज डॉक्टर। और यहाँ पर कोई भी बकीती नहीं काटेगा कि पहले से मांगा एक्सप्लेन है। इसका बस कुछ ही एपिसोड एक्सप्लेन किया गया है जो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी 2 दिन के अंदर। और जिन लोगों ने नहीं देखा वो यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में एक लड़की कह रही होती है कि आज मैं अपने दिल की बात बता ही दूंगी। आज है 20 मई। और फिर वो अपनी सीनियर के पास जाती है और कहती है कि सीनियर, मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। अब 3 साल से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ और मुझे आप बहुत पसंद हो। और कबड्डी से सांस फेंकते हुए कहता है कि कोई लड़की जो कि बहुत ज्यादा प्रिटी है और मुझे प्यार करती है, और ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है। मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है, सो मैं तुम्हें नहीं बोल सकता। इसे सुनकर तो हमारी मेन फीमेल लीड का दिल ही टूट जाता है। वो लड़का कहता है कि पहले तुम जाओ और जाकर अपना प्लास्टिक सर्जरी कराओ क्योंकि तुम्हारा चेहरा बहुत ज्यादा अगली है। पता नहीं क्यों आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है, जितना अगली दिखने वाली लड़कियां होती है वो बस मुझे ही प्रपोज करने के लिए आती हैं। बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया आजकल। फिर हमारी फीमेल लीड बहुत ज्यादा मायूस होकर बीच चौराहे में आधी रात को भीगते हुए जा रही थी। रोड के ठीक बीचों बीच जा रही थी और गाड़ी वहाँ से आ रही थी। वो सोच रही थी मैं इतना ज्यादा अगली हूँ कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तभी वहाँ से एक गाड़ी आती है, उसे जोरदार एक टक्कर मारती है जिससे उसकी एक्सीडेंट हो जाती है। वो कहती है क्या मैं यहाँ पर मर गई? उसकी आंखें खोलती है एक अनजान जगह पर और कहती है कि मैं अभी कहाँ पर हूँ और क्या मैं अभी जिंदा हूँ? तो जब वो पूरी तरीके से होश में आती है तो उसका चेस्ट बहुत ज्यादा पेन कर रहा होता है। वो कह रही होती है कि मेरे चेस्ट में इतना ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है। वो उसमें हाथ लगा के देखती है तो वहाँ पर खून आ जाता है। कहती है मेरा खून है जो कि मेरी बॉडी से बाहर आ रहा है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है यहाँ पर। वो सोचती है उस दिन तो मैं रोड के किनारे से जा रही थी, रोड के किनारे से नहीं दीदी, तुम बावली बन के रोड के बीचों बीच जा रही थी और फिर एक गाड़ी आया और तुमको उड़ा दिया और वहीं पर तुम्हारी मौत हो गई। मैं ऐसे नहीं मर सकती, मुझे अभी हॉस्पिटल होना चाहिए, मैं अभी कहाँ पर हूँ? हमारी मेन लीड का सर दर्द करने लगता है और इस कैरेक्टर के अंदर जितनी सारी पावर और मेमोरी होती है वो इसके अंदर ट्रांसफर हो रही होती है, इसलिए इसका सर बहुत ज्यादा तेजी से दर्द हो रहा होता है। कहती है कि मेरा नाम है लू जिंगलिन और मैं अपनी मदर के साथ रहती हूँ क्लियर वाइल्ड वैली में। अभी तक मैं जवान हूँ और इस वैली का मास्टर है लॉर्ड सू। बस वो मेरे मास्टर ही नहीं है, उस इस वैली का लॉर्ड है। वो मुझे मार्शल आर्ट के साथ मेडिसिन के बारे में भी बहुत कुछ सिखाते हैं। मेरी माँ ने मुझे एक जेट पेंडेंट दिया था और कहा था कि जाओ कैपिटल सिटी में, लेकिन उससे पहले वो कुछ बोल पाती वो अपना दम तोड़ देती है। इसलिए मैं कैपिटल सिटी में आई हूँ यहाँ पर मैं आंसर ढूंढने के लिए कि मेरी मॉम ने मुझे क्या आंसर ढूंढने के लिए कहा था। मुझे पता नहीं कि उस क्वेश्चन क्या था, इसलिए मैं बिना क्वेश्चन जाने आंसर ढूंढने निकल चुकी हूँ। फिर मैं मास्टर के पास जाती हूँ। मास्टर, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मास्टर ने मुझे कहा कि मोबाइल के प्रिंस के पास एक बुक है जो कि बहुत ज्यादा कीमती बुक है। उस बुक में बहुत सारी चीजें लिखा हुआ है जो कि किसी को नहीं पता कि उस बुक का राज क्या है। तुम वहाँ पर जाओ और मेरे लिए उस बुक को चोरी करके लेके आओ। वो घबरा जाती है, वो कहती है कि मास्टर आप ये क्या कह रहे हैं? चोरी? कहता है कि मैंने तुम्हें पॉइजन दिया है 5 पिल्स जो कि एक पॉइजन है और उस पॉइजन को खाने के बाद आदमी के शरीर में धीरे धीरे इफेक्ट होने लगता है। तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं, अगर तुम मेरा काम नहीं करोगी और फिर वो बुक को चोरी करके नहीं लेके आओगी तो ये पॉइजन तुम्हारे शरीर में धीरे धीरे करके फैलता जाएगा और तुम्हारी बॉडी धीरे धीरे लूज होती जाएगी और फिर तुम मरी जाओगी। मरने से पहले अगर तुम एक काम कर चुकी होगी तो मैं तुम्हें उस पॉइजन का एंटीडोट दे दूंगा। तुम अपना काम अभी से स्टार्ट कर दो, तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है अभी। हम देखते हैं लू को जो कि लड़कों का गेटअप पहनती है और मैं ये सर्वाइव कर गई। मुझे किसी भी तरह से बुक को ढूंढना ही पड़ेगा। यहाँ पर आने के बाद मैंने जैसे तैसे करके आर्मी कैंप में अपना नाम दाखिल करा ही लिया। लेकिन जब वो एंटर करने जाती है तो वहाँ के जो लोग रहते हैं वो कह रहे होते हैं कि तुम ऐसे बॉडी में तुम कहाँ पर जाकर आर्मी कैंप में बैटलफील्ड में लड़ाई कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं जा सकते वहाँ पर। फिर देखते हैं हम आधी रात को जो कि मशाल जल रहे होते हैं और सिपाही सारे पहरेदार होते हैं जो कि पहरा दे रहे होते हैं। देखते हैं लू होती है, वो कह रही होती है कि ये बहुत ज्यादा क्लोज था, ये मुझे पकड़ भी सकता था। अभी वहाँ से कोई तलवार से हमला कर देता है। वो कहता है कि कौन है वहाँ पर, कौन छुपा है, बाहर निकलो। हम देखते हैं कि लू को तलवार लग जाती है और सीधा उसके सीने में लगती है और जाकर वो टेंट के अंदर गिरते हैं, जिससे सारे लोग देख लेते हैं उसको कि हाँ एक घुसपैठिया है जो कि हमारे अंदर टेंट के अंदर आ चुका है। लोग यहाँ पर हल्ला मचाने लगते हैं कि कोई ऐसे नहीं यहाँ पर आ गया है, प्रिंस को प्रोटेक्ट करो, प्रिंस की जान खतरे में है। देखकर सू वहाँ से भाग जाती है। भाई कह रहे होते हैं कि चप्पा चप्पा छान मारो, वो बच के जाने नहीं चाहिए। हम देखते हैं कि सू को वहाँ से बच के निकल जाती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। एक पत्थर के सहारे लेकर वहाँ पर बैठती है, उसे बहुत गहरा चोट लगा रहता है। मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊंगी। माँ मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। धीरे धीरे आंखें बंद होने लगती है। वो कह रही होती क्या ये सच में हो रहा है? मतलब मैं अब मरने वाली हूँ, मुझे पता नहीं था कि मैं अब मरने वाली हूँ।
लेकिन क्या करूँ, इस लड़की का किस्मत ही खराब है। जब मैं जिंदा थी तभी मेरी किस्मत खराब थी और इसके बॉडी में आने के बाद भी इसकी किस्मत ही खराब ही निकली। तो जिसकी बॉडी में हूँ उसका नाम है लिऊ जिनलिन। ठीक है, लेकिन अब क्या फायदा है इसका। फिर वो अचानक से उठती है और कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उठना पड़ेगा, मुझे ये करना ही पड़ेगा। उठते उठते कहती है लेकिन ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, मुझे ऐसा दर्द बहुत ज़्यादा सहन नहीं हो रहा है। पहाड़ों के पीछे से देखती है तो वहाँ पर बहुत सारे सिपाही आ चुके होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि जाओ, जाकर पहाड़ियों के पीछे देखो और आसपास के अगल बगल के छोटे बड़े सब पत्थर को चेक करो, वहीं पर कहीं पर छुपा होगा एशियन। लू देखती है कि यहाँ पर सारे लोग आ रहे हैं। वो कह रही होती है यहाँ से जाना पड़ेगा वरना ये लोग मुझे पकड़ लेंगे तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मुझे यहाँ पर अब बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, मुझे जल्दी से जल्दी कैंप में पहुँचना चाहिए। कैंप पर अगर मैं रहूंगी तो मैं बच पाऊंगी, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा कैंप के अंदर। ये बहुत ही अच्छी बात है कि इस बॉडी की जो ओरिजिनल ओनर थी उसको बहुत अच्छे से मार्शल आर्ट की स्किल आती है, वो बहुत ज़्यादा तेज है। जैसे मेरे काम की है, ये मेरी बहुत काम में आएगी और इन फ्यूचर मुझे बहुत सारी चीज़ों को और भी ज़्यादा सीखने को मिलेगा। ये ओरिजिनल बॉडी जो है इस ओनर की, बहुत ज़्यादा तेज है। फिर वो वहाँ से चली जाती है और आसपास के जितने सारे सिपाही होते हैं उनके ऊपर से जंप करके वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हमें कैंप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिऊ चुपके चुपके से घर के अंदर एंटर कर जाती है कैंप के अंदर, जबकि सारे लोग सो रहे होते हैं। लेकिन उसकी बॉडी से अभी भी खून निकल रहा होता है। वो कह रही होती है कि मुझे अभी इस ब्लीडिंग को रोकना होगा वरना मैं पकड़ी जाऊंगी। फिर वो अपने एक सामान खोलती है, उसमें से कुछ सुई जैसी चीजें निकालती है और कहती है कि नहीं, अब मैं सेफ हो जाऊंगी बिल्कुल। तो अपनी बॉडी के अंदर एक दो सुइयां चुभो देती है जिससे उसका ब्लड रुक जाता है वहीं पर। मुझे पता है वो लोग बाहर ढूंढने के बाद टेंट के अंदर जरूर आएंगे ढूंढने के लिए, लेकिन वो लोग ढूंढ नहीं पाएंगे क्योंकि मैंने अपना गेटअप चेंज कर लिया है। अब मैं बिल्कुल सेफ हूँ, लेकिन मुझे सबसे पहले अपना कपड़ा चेंज करके और जल्दी से जल्दी सो जाना चाहिए ताकि वो लोग पहचान ना पाए। तभी बाहर से आवाज आती है कि जनरल यहाँ पर कोई नहीं है। जनरल कहता है कि ठीक है, टेंट के अंदर जाकर चेक करो, हर एक इंसान को चेक करो, जिस पर शक हो रहा है जिस पर नहीं भी हो रहा है सबको चेक करो। फिर टेंट के अंदर से आवाजें आती है कि जनरल टेंट के अंदर आ चुके हैं, सब लोग उठ जाओ, जल्दी से उठ जाओ। सारे लोग घबरा जाते हैं कि जनरल टेंट के अंदर क्या कर रहे हैं, वो भी आधी रात को। जनरल यहाँ पर सबको फटकार मारते हुए कहते हैं कि तुम लोग कैसे हो, तुम लोग यहाँ पर एक ऐसे आ चुका है और आके यहाँ पर टेंट के अंदर इधर उधर घूम रहा है और तुम लोग यहाँ पर घोड़े बेच को सो रहे हो। तुम लोगों को शर्म वरम आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल बेशरम हो तुम लोग। ऐसा यहाँ पर आकर हमला करके भी चला जाएगा तो तुम लोग सोते रहोगे। फिर जनरल की नजर जाती है उन सारे सिपाहियों के ऊपर जो सब सो रहे होते हैं और वहीं पर लू भी होती है। फिर एक सैनिक आके कहता है कि जनरल यहाँ पर एशियन नहीं है, लगता है कि वो भाग चुका है यहाँ से। जनरल के कुछ स्मेल आती है। जनरल कहते हैं रुको जरा, मुझे चेक करने दो एक बार। फिर वो चिल्ला के कहते हैं कि यहाँ पर ब्लड की खुशबू आ रही है, कहाँ किसके पास से खून बह रहा है, कौन है यहाँ पर? लू यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो मन में सोच रही होती है कि शायद मैं अब पकड़ी जाऊंगी। लू कहती है कि मैंने खून को रोकना तो बंद कर दिया, लेकिन मैं तो नहाना ही भूल गई, इससे मेरे बॉडी के अंदर स्मेल आ रही है ब्लड की। वे जनरल लिऊ के पास आते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम्हारे पास से ब्लड की खुशबू क्यों आ रही है। वो उसके कान के पास जाकर कह रहे होते हैं और धीरे धीरे पीछे से तलवार भी निकाल रहे होते हैं। लिऊ कहती है चलो मेरे पास एक आइडिया। वो फटाक अपने नाखून से अपने उंगली को कुतर देती है जिससे उसको खून बहना लगता है और फिर वो कहती है कि जनरल मुझे माफ कर देना, मैं प्रैक्टिस कर रही थी और प्रैक्टिस करते करते नाइफ अचानक से मेरे हाथ के उंगली में लग गया जिससे मेरे हाथ थोड़ा सा कट गया और उसी से ब्लड आ रहा है, मुझे माफ कर देना, मैंने अपना ध्यान नहीं रखा। जनरल कह रहे होते हैं यहाँ से कि जितने सारे यहाँ पर सिपाही और सैनिक है हम सबको उनको अच्छे से प्रैक्टिस कराना आता है और हम सबको डिसिप्लिन में रखते हैं और तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई थी आधी रात को तुम अपने नाइफ से प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही होती, वो भी अपने नाइफ स्किल से। आधी रात को तुम्हें क्यों प्रैक्टिस की भूत चढ़ गई और फिर तुमने अपनी उंगली काट ली, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे। जनरल उसको बिना बताए उसके चेस्ट को ऊपर जोर से हाथ रखते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी गिल्टी पता है। जनरल यहाँ पर जानबूझकर बार बार लिऊ का चेस्ट को ऊपर हाथ रख रहे होते हैं, वो भी जोर जोर से, और कह रहे होते हैं कि एक आदमी को उसको गलती के बारे में पता होना चाहिए और तुम्हें तुम्हारी गिल्ट और गलती पता है, ये बहुत अच्छी बात है। लिऊ कहती है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि मैं यहीं पर मर जाऊंगी, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ भी एक उफ तक आवाज़ नहीं कर सकती। अगर मैं ऐसा करूंगी तो वो मुझे पकड़ लेगा और उसको पता चल जाएगा कि वो एशियन और कोई नहीं है, मैं ही हूँ। किसी भी हालत में मुझे यहाँ से बचना ही होगा, मैं नहीं बोल सकती कि मैं वो एशियन हूँ वरना मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत होने वाला है। फिर वो कहते हैं कि हाँ सर, मुझे पता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे आधी रात को और अकेले में ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, आप मुझे जो सजा दोगे मैं वो मान लूँगी। जनरल यहाँ पर बार बार उसके चेस्ट पर इसलिए हाथ रख रहे होते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि शायद एशियन नहीं है, उनको शक हो गया होता है।
जनरल अपने मन में सोच रहे होते हैं कि एक पल के लिए लगा मुझे यही एशियन है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये एशियन होता तो मेरे तलवार के वार से उसके चेस्ट में जो लगा होता है वो बच नहीं सकता, क्योंकि ये मेरा बार इतना थोड़ा मोड़ा मामूली से बार नहीं होता। उस बार से लोग काहिल हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, और उससे पेन होता है जो अलग लेवल का होता है। इससे कोई मामूली इंसान बच नहीं सकता। अगर वहाँ पर अगर इसको लगा भी होता इस एशियन को, तो अगर ये एशियन होता तो मैंने जिस तरह से उसकी बॉडी में हाथ रखा, इससे तो वो दर्द का मारे कहरा उठता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे लग रहा है मैं गलत हूँ, ये एशियन नहीं हो सकता। जनरल कहते हैं कि तुम देखने में तो नॉर्मल लग रहे हो, लेकिन तुम थोड़ा सा अजीब हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे चेस्ट के ऊपर हाथ रखा, वो थोड़ा सा ज़्यादा ही अजीब है, मतलब थोड़ा सा फुले हुए हैं। यार छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं एशियन को ढूंढने जाता हूँ। अगर तुम लोग को एशियन यहाँ पर मिले तो तुम लोग मुझे यहाँ पर खबर कर सकते हो, और संभल के रहना जरा। लियू कहते हैं आपका बहुत शुक्रिया मुझ पर थोड़ा सा मेहरबानी करने के लिए। लियू फिर अपने मन के अंदर सोच रहे होते कि इस बुढ़े को क्या लग रहा है, वो पीस है, वो पीस नहीं, वो मेरा बुब्स है, और उसको यहाँ पर पीस लग रहा है, बताओ जरा। जनरल वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं कि जो कुछ मैंने बोला वो भूल जाओ, वो एक मजाक था, लेकिन तुम एक अच्छे लड़के हो, तुम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हो। जनरल वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं कि चलो बाहर जाकर वहाँ पर खोजते हैं, कहीं पर तो मिलेगा ये सीन, कहाँ पर छुपा होगा। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है आधी रात को, और हमें दिखाया जाता है हमारे मेन लीड को, जो कि होता है यहाँ का प्रिंस, और वो आधी रात को पानी पी रहा होता है या फिर चाय, पता नहीं, कह रहा होता है कि वो कौन है जो कि मुझे यहाँ पर मारने के लिए आया है या फिर क्या करने के लिए आया है, और उसका काम क्या था यहाँ पर आने का। पीछे से कोई कहता है कि हमें पता चला है कि आर्मी तैयार हो चुकी है बैटल के लिए, और फाइनल बात भी हो चुकी है। लगता है कि हमें बैटल करना ही पड़ेगा। वो लोग नहीं मान रहे हमारी बात। हमने उन्हें अप्रोच करने की कोशिश किया, लेकिन वो हमारी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। क्या ये बात पक्की है कि वो लोग हमसे लड़ाई करना चाहते हैं, और वो लोग क्या सोचे इसके बारे में। दूसरा बंदा कहता है कि FBI जो आर्मी है उन लोगों ने पहले अप्रोच किया है फाइट करने के लिए, तो हमारी फाइट उनसे ही होने वाली है सबसे पहले। फिर वो सिपाही सामने आता है और कहता है कि योर हाइनेस, मुझे लग रहा है कि जो FBI आर्मी है उन लोगों ने ही एशियन को भेजा होगा आपके खिलाफ, और ताकि कुछ पता लग सके, मुझे तो यही लग रहा है। और उन लोगों के एक कारनामे होंगे जो कि हमें अभी भुगतना पड़ रहा है, और हमने सब कुछ सर्च कर लिया, लेकिन अभी वो एशियन मिला नहीं। मुझे लग रहा है कि वो भाग चुका है यहाँ से। कहता है कि मुझे लग रहा है कि वो यहाँ पर कुछ ढूंढने के लिए आया होगा, शायद उसको कुछ मिल गया होगा या फिर उसको नहीं मिला, पता नहीं। वो बंदा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि कुछ सर्च करने के लिए आया है, मतलब वो क्या ढूंढने के लिए आया था। अब आप ये मत कहना कि वो वही चीज़ ढूंढने के लिए आया है। यहाँ पर कुछ देर के लिए दोनों चुप हो जाते हैं। दिखाया जाता है प्रिंस को, जो कि इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 4 एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।